एंड गॉस थ्योरम के बारे में। है ना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स अगर ध्यान से देखोगे तो फ्लक्स जो है ना फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्लूइड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेरिस्टिक्स है ये, है ना? यहां पे इसका मतलब होता है फ्लो, है ना, थ्रू क्रॉस सेक्शन, है ना, फ्लक्स यानी कोई क्रॉस सेक्शन से कितना कोई चीज फ्लो हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लक्स। लेकिन यहां पे कौन सा फ्लक्स पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात अगर हम करेंगे तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर डिफाइन करें हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं, इसको हम लोग फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई, फाई ई भी बोल सकते हो आप, फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। ठीक है? अब यहां पे बात जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया है। कैसा एरिया है? अब यहां पे इसका भी मीनिंग समझते हैं हम लोग। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या होता है? तो एरिया, एरिया परपेंडिकुलर टू, है ना, द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई ऐसा एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको कौन सा एरिया बोला जाएगा? क्रॉस सेक्शनल, है ना? और अगर पैरेलल हो तो उसको लेटरल बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? लेटरल। यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, इसलिए एग्जांपल्स में मैं इलेक्ट्रिक लाइंस की बात किया हूं। ऐसे डायरेक्शन ऑफ साइट होता है, यानी जिस एक्सिस के अलोंग, जिस एक्सिस के अलोंग आप कोई चीज देख रहे हो ना, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी एरिया आएगा तो उस एरिया का क्या नाम रहेगा? क्रॉस सेक्शन आएगा। ठीक है ना? क्रॉस सेक्शन का मतलब कि एक्सिस ऑफ साइट के परपेंडिकुलर, ठीक है ना? क्रॉस सेक्शन, अगर क्रॉस सेक्शन की चर्चा होगी, क्रॉस सेक्शन की चर्चा होगी तो क्या होगा? सरफेस परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ साइट, है ना? यानी कि मान लो ये तुम यहां जो तुम्हारा जो है ये आंख है, इस एक्सिस पे तुम देख रहे हो ऐसे। अब ये तुम्हारा एक्सिस है साइड, जो विजन है ना, विजन रे जो निकल रही है ना, ये रे आपका है। इस रे के परपेंडिकुलर अगर कोई भी एरिया आएगा तो इस एरिया को कौन सा एरिया बोलेंगे? इस एरिया अगर कोई आया तो इस एरिया को कौन सा एरिया बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। क्लियर है बात? क्रॉस सेक्शन समझ में? क्रॉस सेक्शन का मतलब ऐसा सेक्शन जो किसी लाइन के क्रॉस है, यानी परपेंडिकुलर है ना? तो यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया इसके लिए, फ्लक्स के लिए क्या होना चाहिए? तो एरिया परपेंडिकुलर होना, किसके? लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना? तो अगर किसी भी एरिया से, कैसा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितना ज्यादा लाइंस उसके थ्रू क्या हो रहा है? गुजर रहा है, यानी फ्लो हो रहा है। नहीं, एरिया में घुस करके निकल निकल के जा रहा है, तो फ्लो टाइप का है कि नहीं है? उस टोटल नंबर ऑफ लाइंस को ही क्या बोला जाता है? फ्लक्स। किसके थ्रू? उस एरिया के थ्रू जिसके थ्रू लाइंस क्या हो रहा है? पास हो रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत एकदम नहीं ना? तो ये कैसा क्वांटिटी है? तो ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ना? मैं बताऊंगा क्यों। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी है।
स्केलर क्वांटिटी है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा वाई, है ना, वी कॉल इट स्केलर, यू विल सी, है ना, सब्सिक्वेंटली। उतारिए जल्दी फटाफट। तो तुम लोग हेडिंग डाल देना, है ना, एरिया वेक्टर, नाम सुना है, एरिया वेक्टर। अब नाम में ही देखो है वेक्टर लगा हुआ, तो ऑब्वियसली एरिया कैसा क्वांटिटी है, हाँ, स्केलर भी है और वेक्टर भी है। हमें यहाँ पे स्केलर मानना है कि वेक्टर मानना है, इसलिए उसका नाम रख दिए, क्या नाम रख दिए, एरिया वेक्टर रख दिया। नहीं, यानी ये क्या होता है एरिया वेक्टर, ये क्या होता है एरिया वेक्टर, यानी कि इट इज द वेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, फॉर क्लोज सरफेस, है ना, इट इज रेडियली आउटवर्ड। सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, या और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, आउटवर्ड। सुनना सब ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे अगर मान ले बउआ कि ई वाला एगो एरिया है तुम्हारा, समझिएगा ध्यान से, ये एक एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर हम इधर भी ले सकते हैं बउआ, और इसका एरिया वेक्टर इधर भी लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, क्लियर है ना, एरिया वेक्टर इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मान ले क्लोज है, कैसा है, क्लोज है, जैसे कि समझिएगा आराम से, ये मान लीजिए सिलेंडर है, इसमें बताइए आप लोग कई गो एरिया से मिलकर बना हुआ है सिलेंडर, कई गो एरिया से मिलकर बना हुआ है, 3 एरिया है इसमें, सुनो ध्यान से, पर 2 गो फ्लैट है, फ्लैट एरिया है, फ्लैट सरफेस है, और एगो कर्व्ड सरफेस है। याद है ना, सिलेंडर बचपन में पढ़ा था ना, कौन सा क्लास में था, 10th में था शायद, कौन सा क्लास में था, 10th में था हो। मतलब कहने का कि अगर मैं इसी को सिलेंडर मान लूं तो कोई दिक्कत है क्या तुम लोगों को। तो देख, ई वाला एरिया कैसा एरिया है, कर्व है ना, ये कैसा है, फ्लैट है, ये भी कैसा है, फ्लैट है। तो अब ये जो फ्लैट है ना, इसका एरिया जब भी होगा तो इधर की तरफ होगा, A1। बोले कैसे सर, इसका जब भी एरिया नहीं होगा तो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। और इस कर्व वाला का एरिया किधर होगा, या तो ऊपर की तरफ होगा, या यहां पे, अगर यहां पे किधर की तरफ, अगर यहां पे किधर की तरफ, ऐसा कर्व है। अगर इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर निकालना चाहता है किधर की तरफ, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर निकालना चाहता है, तो अगर इस पॉइंट पे निकालना चाहता है तो पीछे वाला में आउटवर्ड। देख ये सिंगल सरफेस है कि नहीं है, तो सिंगल सरफेस में हम परपेंडिकुलर इधर भी ले सकते हैं और परपेंडिकुलर, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये कैसा सरफेस है, क्लोज है कि ओपन है, सिलेंडर चारों तरफ से क्या है, बंद है। तो जब बंद है, क्लोज सरफेस है, तो हमेशा किधर होगा, आउटवर्ड होगा। तो ई सरफेस है तो अंदर तो सिलेंडर है ना, तो बाहर किधर हुआ, इधर की तरफ। इस सरफेस के लिए बाहर कौन हुआ, इधर हुआ। और कर्व के लिए बाहर किधर हुआ, टॉप के लिए ऊपर, बोलो भाई, है ना, बॉटम के लिए नीचे, और इस जगह के लिए बाहर, और उसके पीछे वाले के लिए डॉटेड दिखाते हैं। डॉटेड का मतलब सरफेस हमें साफ साफ दिखाई, पीछे छिपा हुआ भाग को डॉटेड से दिखाते हैं, और सामने वाला भाग को सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, है ना। ये सब आगे का कॉन्सेप्ट है, इंजीनियरिंग कोई करेगा तो सीखेगा। तो हिडन अगर कोई एज दिखाना, हिडन एज, तो क्या चीज से, कौन सी लाइन से दिखा जाएगा, डॉट लाइन से। और फ्रंट अगर एज दिखाना है तो सॉलिड से। तो समझ लो कि ये जो हम दिए हैं किधर वाला से फेस है, पीछे वाला, ये वाला फेस। समझ में आ रहा है बात कि नहीं। तो इसमें कई गो सरफेस है, 3 गो, है ना। तो एरिया वेक्टर मुझे सिखाना है, एरिया वेक्टर, है ना। पूरा क्लास आज का एरिया वेक्टर और फ्लक्स पे रहेगा, एकदम आराम से सीखिएगा, कोई टेंशन नहीं है, बस दिमाग में लेकिन भर लेना है। तो ध्यान में क्लियर है कि क्रॉस सेक्शन का मतलब और एरिया वेक्टर का मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर,
ऐसा लाइन जो सरफेस पे क्या हो, परपेंडी, वही डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन होगा? एरिया का। किसका डायरेक्शन होगा? एरिया का, है ना। लेकिन वो लाइन किधर की तरफ होना चाहिए? क्लोज सरफेस के लिए किधर होना चाहिए? आउटवर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आउटवर्ड। गलती से इनवर्ड नहीं लेना है ना। इस सिलेंडर के केस में अब एक क्यूब के लिए देख लो तुम लोग, फटाफट बता के मैं देख लो, यहां पे बगल में क्यूब यहां बना देते हैं। और क्यूब में बताओ मेरे को, देखो ऐसा क्यूब बना दिए और ये वाला ऐसे बना दिए, और हमें तो बस यहां पे आप लोग बताइए, इस वाला के लिए बताइए। अच्छा नाम दे देते हैं, है ना। ऊपर वाला का ए बी सी डी, और नीचे दे देते हैं, जानते हो क्या? पी क्यू आर एस। क्लियर है ना? समझ में नहीं आ रहा है? अब देखो समझना ध्यान से, है ना। समझेगा तो आराम से तुमको पता चलेगा। मैं क्या कर रहा हूं कि इसके लिए लिख रहा हूं, इस वाला के लिए किधर लिखूंगा? इधर लिखूंगा। इस वाला के लिए बताओ, इसके लिए बताओ, इधर ना, बोलो यार। इस वाला के लिए, टॉप के लिए बताओ, ई वाला के लिए किधर की तरफ? ऊपर। इस बॉटम के लिए बताओ, नीचे। इस सामने वाला के लिए बताओ, बाहर। बाहर। और इस पीछे वाला के लिए बताओ, किधर? अंदर। बोलो यार, कोई टेंशन क्या लेना है ना। यह है ना, इसको बंद करते हैं और आप लोग बताइए मेरे को, आप क्यूब है ना, ये कै गो फेस है बताइए आप, इसमें कै गो फेस है? 1 2 3 4 5 6। इसका अगर मुझे एरिया वेक्टर पता करना है, इस वाले का एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? ऊपर होगा ना, क्योंकि अंदर तो क्लोज है, तो ऊपर की तरफ हो गया ना। अगर मैं तुमको बोलूं कि ये एक्स है, ये वाला वाई है, सुन रहे बात को, और ये वाला जेड है, समझिएगा, है ना, एकदम आराम से क्लियरली वेक्टर के रूप में। वाई है बोल, एक्स है बोल, जेड है। क्लियर है ना? तो इसका बोल, सही लिखा हूं गलत लिखा हूं? बोलो, इसका वेक्टर बताओ। एरिया तो ए हो गया, और वेक्टर का साइन कितना? माइनस जे कि प्लस जे? क्लियर है ना? इसका बोल, इसका वाला बोल कितना? इसका बोल, इसका बोल तो के ना, इसका बोलो तो माइनस के ना, इसका बोलो तो इसका आई बाहर की तरफ, और इसका बोलो तो इसका ए ऑफ इसका अंदर की तरफ ना। अच्छा ये प्लस नहीं है, पता है ना, ये क्रॉस है। क्रॉस का मतलब समझ में आ रहा है बात कि नहीं? तो एरिया वेक्टर समझना है पहले फ्लक्स निकालने के लिए। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जो लाइन है वो वेक्टर है, और किसका डायरेक्शन है? वो उस एरिया का। तो एरिया कैसा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये इतने पहले लिखिए। इज फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स ए एंड बी। मान ले कोई सरफेस है, ये बना है, ये सरफेस है ना बउआ, ये बना है दो गो वेक्टर से मिलकर के बना हुआ है। कैसे कैसे? ई वाला वेक्टर का नाम है ए, ई वाला वेक्टर का नाम है बी। तो एरिया वेक्टर कैसे होगा बताओ? एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा ना। अरे एरिया वेक्टर यही है ना, एरिया वेक्टर। इसको मैं लेता हूं ए, इसको लेता हूं बी। और ये एंगल कुछ ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं बताओ? थीटा। तो कैसे निकालेगा एरिया वेक्टर? कैसे निकालेगा एरिया वेक्टर? कैसे निकालेगा? इसका एरिया वेक्टर बताए थे ना, वेक्टर पढ़ाए थे, तो कैसे निकाला जाता है? याद कीजिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन बताए थे, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताए थे? एरिया बताता है सरफेस का। याद कीजिए
क्योंकि ए क्रॉस बी हमेशा सरफेस के परपेंडी होता है कि नहीं होता है। आई क्रॉस जे के होता है कि नहीं होता है, कि आई क्रॉस जे आई होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है के, तो के क्या है आई और जे दोनों पे क्या है। तो अगर ये सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडी, तो वो कौन सा वेक्टर होगा जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, जो सरफेस दो वेक्टर से मिलकर बना हुआ है ए और, तो हम क्या करेंगे इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। अगर इसका ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो बताए थे ना एरिया दे देगा सरफेस का। पैरेललोग्राम का एरिया याद कीजिए, नहीं याद है। अगर किसी पैरेललोग्राम का साइड ए और बी से मिलकर बना हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या पढ़ाए थे, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। सोचिए ए क्रॉस बी का मोड क्यों बताए थे मोड, क्योंकि वहां पे हमें वैल्यू निकालना था। यहां पे हमें वैल्यू भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो कैसे लिखेंगे ए प्लस ए क्रॉस बी का मोड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे आए, अरे क्यों लगाएंगे, वेक्टर चाहिए यार, एरिया चाहिए कि एरिया वेक्टर चाहिए, तो फिर क्या के लिए मोड लगाएगा। तो अगर दो वेक्टर दिया रहे और तुमको एरिया वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालोगे बताओ, ए क्रॉस, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमसे अगर कोई पूछे तो आराम से तुम बता सकते हो। ऐसे भी लिख सकता है ना हो सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, हाँ या ना सर, सर ये यूनिट वेक्टर है सर, यूनिट वेक्टर है सर जो सरफेस के कब लगा, कैसे सर, तो यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे सर, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस, याद कीजिएगा तब नहीं याद आएगा, ऐसे नहीं पढ़ाए थे। यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन क्या पढ़ाए थे, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नी। तो किसी भी वेक्टर को जैसे कि मान लो कि 3i, तो बोलते हो ना सर ये वेक्टर जो है ना मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन x है, तो ऐसे ही ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a है और डायरेक्शन n कैप है, समझ में आ रहा है बात। तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है, बताए थे। तो हम किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं जहां पे n क्या है बताओ फटाफट, यूनिट वेक्टर है जो इस सरफेस के परपेंडी, n कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, क्लियर है, उतार लीजिए। कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें आप डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बोलेगा सर बहुत आसान है, मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ई, और मान ले यहां पे कोई एक सरफेस एरिया रास्ते में आ गया इसके, इसका एरिया कितना है बताइए, इसका एरिया कितना है ए, तो सारे लाइन क्या करेंगे इसके परपेंडिकुलर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे बताइए, अरे परपेंडिकुलर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना परपेंडिकुलर। यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू एरिया क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ए, तो बोलेगा सर लिखिए ई फ्लक्स बराबर ई आई इंटू में क्या लिखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है परपेंडिकुलर, तो क्या बोलता है नंबर ऑफ लाइंस, तो जितना नंबर ऑफ लाइंस सब किससे पास करेगा, तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ लाइन पास करेगा कि नहीं करेगा, तो कैसे निकालोगे ई इंटू ए, क्या निकल जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी ये और इसको और अच्छा समझेंगे हम लोग, ठीक है। इसका वेक्टर का साइन किधर लेगा, वेक्टर साइन किधर लेगा, आउटवर्ड लेगा, उधर की तरफ ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। हम लोग अभी उसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी हमको पता ही नहीं है कि माइनस प्लस क्या है, खाली हम लोग एरिया जानते हैं, ई मल्टीप्लाई कैसे करना ये अभी पता नहीं है, ठीक है, तो इसको सीखते हैं। देखिए ये तो आसान है, अब नेक्स्ट समझिए, है ना, नेक्स्ट कैसे समझिएगा, इसको उतार लीजिए तो नेक्स्ट समझाते हैं हम, है ना, इसको उतार लीजिए तो सुनना इसको, है ना, ध्यान से समझिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि मान ले आप लोग मानो कि सर
ये जो है ना, तो दिखेगा तुमको ये कुछ, अगर दूर से इमेजिन करोगे तो कुर्सी जैसा लगेगा तुमको, नहीं ये हॉरिजॉन्टल है और ये नजर आ रहा है ऐसा कुछ कि नहीं आ रहा है? नजर आ रहा है ना? इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा तो नजर आ जाएगा। ओके, अब देखिए समझिए, ये कैसा लाइन है, ये कैसा प्लेन है बताइए? कैसा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल से क्या है कि एक एरिया है, जो कितना एंगल पे बताइए? कितना एंगल पे है? इंक्लाइंड है। कैसा है? इंक्लाइंड है। दिख रहा है ना थोड़ा सा, ये इंक्लाइंड है ये कि नहीं? अब क्या होगा कि अब यहां से ये आकर के ऐसे लाइंस इस पे पड़ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब आप लोग मुझे बताइए, ये एरिया है, क्या ये वाला एरिया, सुनना ध्यान से, ये वाला एरिया क्या इस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? आए नहीं ना? कौन सा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर? ई वाला कि ई वाला? नीचे वाला है ना? तो ये तो कुछ एंगल पे टिका हुआ है, तो क्या हम इसका कोई ऐसा कंपोनेंट निकाल सकते हैं एरिया जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, परपेंडी? तो क्या करना पड़ेगा? इसका प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा, तो इसका हम प्रोजेक्शन निकाल देते हैं। समझ में आ रहा है भाई? पीला वाला इसका यहां से डाले, क्या डाले, क्या डाले यहां से नीचे? परपेंडी। अब इसका एरिया कितना आया, इसका एरिया कितना आया, इसका एरिया कितना आया बताओ? ई एरिया कितना है? ए। और इसके लिए कौची है? ये बेस है कि नहीं है? तो कितना हो गया इसका वैल्यू? अरे बताओ। अरे ये है, इससे उठा हुआ है ना ये, तो ये बेस हो गया ना, तो इसका कंपोनेंट इस पे कितना होगा? अरे ये हमारा एक्स है और इस पे ये ऐसे लाइन उठा हुआ है, तो इसका कंपोनेंट इस पे कितना होगा? ऐसे ये अगर थीटा है तो, अगर ये ए है और ये थीटा एंगल, ये रेफरेंस कितना होगा इस पे? ए कॉस, वही है ना ये, तो इस पे कितना हो गया? ए कॉस। तो फ्लक्स थ्रू एरिया ए कितना होगा यहां पे बताओ? ई वाला पुराना था, अब इसके लिए मैं निकालना चाह रहा हूं, तो बताइए तो फ्लक्स थ्रू एरिया ए, तो फ्लक्स थ्रू एरिया ये कितना लिखेगा तू? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया बताए थे ना, लेकिन कौन सा एरिया? कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कौन है क्रॉस सेक्शन? ए है कि ए कॉस थीटा है? अरे ए का कौन सा भाग जिस पे परपेंडिकुलरली दिख रहा है? तो ई को मल्टीप्लाई करेंगे ए से कि ए कॉस थीटा से? ए कॉस थीटा से। तो इसको लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, आई इंटू कितना है बताओ? कितना है बताओ? ए बी कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, कॉस थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर, है कि नहीं है? तो कितना आ गया? ई ए कॉस थीटा, है ना? इसको समझते हैं छोटा सा डायग्राम में, है ना? अभी आराम से देखिए, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा कोई एक एरिया है, ये एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये किसका डायरेक्शन बताइए तो आप लोग, किसका डायरेक्शन है ये? इलेक्ट्रिक। एरिया वेक्टर डायरेक्शन यही है कि ये है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन? ये किसका डायरेक्शन है? और ये एंगल कितना डिग्री है? कितना है? तो क्या
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस एरिया पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है? बोलिए नहीं ना। तो हमको कौन सा एरिया चाहिए? वैसा एरिया चाहिए जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, परपेंडी। तो हमें इस एरिया का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, परपेंडी। तो इसको हम यहां से क्या करेंगे, इसको हम ऐसे यहां से एक कंपोनेंट ऐसे निकाल देंगे और इधर की तरफ इसको रिजोल्व कर देंगे। तो अगर ये ए है तो इधर की तरफ कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, है ना। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर येलो वाला एरिया है कि ये वाला ब्लू वाला एरिया है? बोलिए ब्लू वाला, येलो वाला है ना। तो ब्लू वाला कौन सा एरिया है, थीटा एंगल पे है ना। ब्लू एरिया का डायरेक्शन फिर से समझिएगा, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडी। तो ब्लू वाला एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है, ई है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और गिवन एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर। अगर ये 90 डिग्री होता तो सॉरी 0 डिग्री होता तो परपेंडिकुलर होता है ना। तो बताइए कैसे 0 डिग्री लाएंगे। तो हमें इस एरिया का एक कंपोनेंट किधर की तरफ लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक नहीं। तो इसका कंपोनेंट हमने ऐसे रिजोल्व कर दिया, यानी इस एरिया को ऐसे रिजोल्व कर दिया। तो कितना आया इधर की तरफ, तो ई वाला येलो वाला भाग कितना है, येलो वाला भाग का वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कितना है बताइए, ए कॉस थीटा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, फ्लक्स कितना हो गया बताओ, ई इंटू में ए कॉस। यानी डायरेक्टली हम लोग क्या आज आपसे पढ़ेंगे कि अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दिया रहे तो क्या कर दो, उसका क्या निकाल दो बताओ, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, है ना, काम चल जाएगा। नहीं तो सीधे सीधे तो बताओ मेरे को तुम, अब डॉट प्रोडक्ट है किसका, एरिया का और इलेक्ट्रिक कौन, फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसा क्वांटिटी हुआ, स्केलर की वेक्टर, बोलो स्केलर ना जी। अरे डॉट प्रोडक्ट कौन सा क्वांटिटी है, तो ये है स्केलर। अभी रुक जाइए, आराम से उतारिएगा, है ना, सुनिए ध्यान से, है ना। मान लीजिए आप समझिए कि इधर से रे आ रहा है, सुनना ध्यान सब लोग, इस दीवार से रे आ रहा है इधर के तरफ, है ना। और हम यहां पे इसको ऐसे रखे हुए हैं, तो सारा का सारा रे परपेंडिकुलरली पास करेगा कि नहीं पास करेगा, करेगा ना। अब इसको ऐसे रखे हुए हैं, तो बताओ अब ज्यादा पास करेगा, अभी ज्यादा पास करेगा, अभी ज्यादा पास करेगा, अभी ज्यादा पास करेगा नहीं तो पहले ना। तो अब हम एक ऐसा एरिया चाहिए जो इस लाइन के परपेंडी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको सर इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। नहीं तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ कैसे होगा, अगर ये देखिए ऐसे, इसका एक काम करो तुम, इसका वेक्टर लिखो, एरिया वेक्टर इसका लिखो। ये है क्या एरिया वेक्टर, देखो तो। और ये लाइन क्या है, क्यों, क्योंकि सर ये एरिया है और इसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, हाँ या ना। अरे बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, तो ई कौन सी है, ई क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बीच का एंगल कितना है, तो हमको इसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए ना। तो इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे भाग निकालना पड़ेगा। नहीं तो पहले यहां से क्या डालेंगे, ऐसे डालेंगे ना। तो ये जो छाया बनेगा यहां पे, इसके बदले में यही क्या कहलाएगा, कौन सा एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। नहीं तो अगर ये ए है तो ऐसे क्या हो जाएगा इसका, ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में ए कॉस थीटा। और मान लो पहले से ऐसे है, ये है, तो एरिया वेक्टर किधर की तरफ, इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो थीटा का मान कितना डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई इंटू ए। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है बात अभी भी कि नहीं आया, आ गया। चलिए तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, है ना।
कितना डिग्री है थीटा? आए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस है कि नहीं है? एंड परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है? हाँ, सरफेस के तो पैरेलल, लेकिन एरिया वेक्टर के क्या है? हाँ, तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स इजिकल टू ई डॉट ए, यानी कि ई इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। कितना है बताइए? तो कितना फ्लक्स होगा? क्योंकि एरिया से घुस करके जाएगा ही नहीं, एरिया में टच करके चला जाएगा ना, तो हमें क्या एरिया के छेद करके घुस करके जाना चाहिए ना फ्लो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थीटा डिग्री कितना डिग्री बताइए? थीटा कितना डिग्री? बोलो। 0 ना? हाँ, तो फ्लक्स कितना है बताओ? बताओ थीटा कितना डिग्री है? आए 180 ना? तो फाइव इजिकल टू कितना? तो कितना हो सकता है? माइनस ई ए। तो फ्लक्स आपका पॉजिटिव भी होगा, फ्लक्स आपका निगेटिव भी होगा, और 0 भी होगा। ठीक है, तो फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। उतारो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि एक सिलेंडर को रख दिया गया है। अब तुमसे पूछ रहा है कि इस सिलेंडर से टोटल कितना फ्लक्स होगा, है ना? तो बताओ मेरे को, सिलेंडर का सरफेस है, एक ये फ्लैट वाला, दूसरा कौन सा? ये फ्लैट वाला, और तीसरा कौन सा? कर्व वाला, है ना? तो 1 क्या है? लेफ्ट फ्लैट सरफेस है। 2 क्या है? राइट फ्लैट सरफेस है। और थर्ड नंबर क्या है बताओ जल्दी सा? कैसा सरफेस है? कर्व्ड सरफेस है ना जी? बोलो। तब मुझे तुम लोग बताएगा, इसका एरिया वेक्टर बताओ किधर के तरफ? A1। इसका बताओ
इसका बताओ कर्व का A3 है ना, और ऑल्सो A1 का वेक्टर बराबर किसके वेक्टर के बराबर है, बराबर कितना है बताओ। बोले सर डायरेक्शन दोनों का अलग, लेकिन एरिया क्या रहेगा दोनों का, क्योंकि सिलेंडर है ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो निकालते हैं फ्लक्स, तो लिखते हैं फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस 1, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस 1। तो लिखेंगे यहां पे फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस 1, तो इसको लिखेंगे φ1, लिखेंगे E इंटू A1 का डॉट, तो E इंटू A1 कितना एरिया, A है ना, हाँ A, और कॉस कितना डिग्री, कितना डिग्री बताओ, 180 ना हो 1 के लिए, तो कितना है आंसर, हाँ ये φ1 आ गया। फ्लक्स थ्रू राइट फ्लैट सरफेस, यानी φ2, तो E और डॉट में कौन सा A2, E रहने दे इंटू A, साइन क्या कॉस कितना डिग्री, 2 के लिए बोल, इसके लिए बोल, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया भी थीटा कितना डिग्री, यहां पे थीटा का मान 180, यहां पे थीटा का मान 0, यहां पे थीटा का मान कितना, तो इसके लिए कितना है बताओ, φ2 कितना आया, ये आया ना हो। आगे चलते हैं फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, तो φ3 तो लिखेगा E इंटू A3 डॉट में, तो बोल भाई E इंटू A3 इंटू कॉस कितना डिग्री, तो कुछ हो A3 का वैल्यू, लेकिन थीटा कितना डिग्री है, तो कितना आएगा φ3, हाँ तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं अब, नेट फ्लक्स है ना, यहां लिख देते हैं, जरूरत यहीं पे, नेट फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, फाई नेट, तो बोलेगा सर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, नेट होगा ना, स्केलर है, अलजेब्रिक तरह जोड़ोगे, है ना। तो बताओ φ1 की वैल्यू बोल माइनस EA, φ2 की वैल्यू बोल प्लस EA, और φ3 की वैल्यू बोल कितना आया टोटल, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लोज सरफेस है ये, कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस है सिलेंडर से, तो अगर कोई भी क्लोज सरफेस रख दोगे ना, अगर क्यू भी रख देते तो नेट फ्लक्स कितना होता, 0 होता, क्यों होता, रीजन आगे पता चलेगा। क्या लिख देगा यहां पे, नेट फ्लक्स थ्रू n क्लोज सरफेसेज, तो क्या हो जाएगा, फाई नेट इजिकल टू समेशन होगा E आई इंटू में क्या हो जाएगा AI, और I इजिकल टू कितना 1 से कहां तक, n तक, बोल बउआ नहीं समझ में आया, E1 A1 E2 E2 है ना, E2 A2 E3 A3 E4 A4, हाँ या ना, सबको क्या कर देंगे फिर, या फिर कैसा इंटीग्रेशन है ये, इसको कौन सा इंटीग्रेशन बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। तो एक छोटा सा एरिया के लिए निकाल लीजिए, अब बाकी पूरे सरफेस के लिए क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, हाँ या ना। चलिए हो गया ये,
सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो देखते हैं क्या हुआ जी। देखो इधर, जैसे कि प्लेन एंगल आप लोग पढ़े हो ना सर, अगर सर ऐसे ले लें हम सर, ये वाला लेंथ अगर डीएल ले लें सर यहाँ से यहाँ तक, और अगर ये आर ले लें सर, ये एंगल अगर डी थीटा ले लें सर, है ना, हो तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो डीएल अपॉन आर, हाँ या ना, है ना। अगर इसको हम बउआ घूम जाएंगे पूरा ऐसे, तो नेट एंगल इन ए प्लेन, है ना, नेट एंगल इन अ प्लेन, तो बोलेगा सर इंटीग्रेट कर दीजिए सर, किसको, डी, मतलब इंटीग्रेट कर दीजिए डीएल बटे आर को, तो सर डीएल यानी आर तो कांस्टेंट है सर, तो आर बाहर आ गया सर, अंदर में किसका इंटीग्रेशन सर, डीएल का सर। तो बताइए तो सर डीएल 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 कितना सर, कितना सर, इधर थीटा ना, तो कितना, आर से आर कैंसिल, कितना आया, बराबर क्या डिग्री, इसको रेडियन में भी बोलते हैं, याद है ना। प्लेन एंगल को क्या चीज में डिनोट करते हैं, रेडियन में, है ना। तो ये तो तुम्हारा प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट था। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है किसके लिए, सॉलिड एंगल के लिए। सॉलिड एंगल देखिए, सॉलिड एंगल बताओ 2D बात हो रही है कि 3D बात हो रही है, प्लेन एंगल में कितने डायमेंशन की बात हो रही है, 2 डायमेंशन की, और इसमें किसकी बात हो रही है। हाँ आप समझिएगा बात को, अगर यहां पे हम एक टॉर्च जलाते हैं, तो जब टॉर्च एक एंगल बनाता है, समझ में आ रहा है बात, अगर यहां पे एक हम सोर्स को एंगल अगर लें और जलाएं टॉर्च, तो ऐसे भागेगा ये, और ये पूरा एक सरफेस पे फैलेगा, समझना है, ये सरफेस पे ना फैलेगा हो कि एक प्लेन में फैलेगा। बताइए अगर यहां से टॉर्च अब जलाएंगे तो स्पेस में जाएगा कि प्लेन में जाएगा, स्पेस में जाएगा ना, समझ में आ रहा है बात। तो स्पेस में जाएगा तो 3D होगा ना, आए तो इधर अगर वहां पे हम देखें क्या दिखाई देगा, मेरे एक सरफेस दिखाई देगा ना। तो अगर ये सरफेस है, ये एस सरफेस है, और ये हमारा एंगल है, इसको ही ओमेगा बोलते हैं। कैसा एंगल है ये, कैसा एंगल है, सॉलिड एंगल है। कैसा एंगल है, सॉलिड एंगल, है ना। तो देखिए तो ध्यान से, इस टाइप का, और ये डीएल, ये भी कितना डीएल, अगर ये आर है तो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा बताओ तो, नहीं होगा, ले कैसे सर, तो इसमें क्या को डायमेंशन है, एक, डीएल और आर, इसमें क्या को डायमेंशन, सरफेस बनाने में क्या को डायमेंशन है, तो एरिया कितना हो जाएगा, डीएल इंटू डीएल, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आर इंटू आर, तो कितना आएगा नीचे, और ऊपर क्या आएगा, डी आएगा ना। इसका क्या मतलब है कि सर अगर मेरा ये सरफेस एरिया है कोई, कितना है सरफेस एरिया बताइए, डीएस ले लेते हैं, और अगर से इसको हम यहां से मिलाते हैं, और अगर ये एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है, डी ओमेगा, और ये डिस्टेंस कितना है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, डी ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो डी ए बटा में कितना, आर, जहां पे ये भी आर है कि नहीं हो बताओ, और ये इसका डायरेक्शन है किसका, डीएस, या फिर डीएस इंटू में कौन सा कैप, एन कैप। हम डीएस के ऊपर वेक्टर लगाएं, या फिर डीएस इंटू डीएफ को हम मैग्नीट्यूड मान रहे हैं, एन कैप क्या मान रहे हैं, उसका डायरेक्शन मान रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या। वेक्टर को तो 3 इंटू 3i 4j ये सब क्या है, 3 क्या है उसका, और i j क्या है, तो ये यूनिट वेक्टर है ना। तो हम किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के रूप में लिख ही सकते हैं ना। तो ये नहीं, ये हमारा आर वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, आर वेक्टर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए वेक्टर आई इंटू में कौन सा वेक्टर,
अरे रुको तो सब सिखा देंगे ना। ऐसा देखो, ये कौन सा वेक्टर है? एरिया वेक्टर। ये उस क्या है उसका, है ना? हाँ, तो सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा ऐसा हो बोले कैसे लिखे सर? ये आर है कि आर यूनिट वेक्टर है? तो यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना, सिर्फ डायरेक्शन है ना। इसमें देखो इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट है? ये डॉट प्रोडक्ट है। बोले कैसे सर? तो देख, आर किधर की तरफ है और डीए भी किधर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री ना। तो आराम से हम ये कौन सा एंगल पढ़ रहे हैं? हम लोग कौन सा एंगल पढ़ रहे हैं? सॉलिड एंगल, है ना। अभी इसमें टेंशन नहीं लो, है ना। इसमें भी मैं और सिखाऊंगा, उधर मिटा करके इधर और बताऊंगा, है ना। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा भी क्वेश्चन आएगा सब तरीके से देखना है। लेकिन हमको सिर्फ ये सिखाना है कि प्लेन एंगल तो तुम लोग जानता है ना, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को कि इसमें भी डाउट है? बोलो, इसमें भी डाउट है? नहीं तो बताओ मेरे को तू कि सर डी थीटा बराबर डीएल बटे आर लिखिए सर आराम से। लेकिन यहां पे डीएल लेंथ है ना, और डीएल लेंथ है कि सरफेस है? सरफेस है ना। हो तो जब सरफेस है तो यहां पे डीएल होगा कि डीए होगा? आए, और एंगल डायमेंशन क्वांटिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस है ना जी। एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ऊपर एरिया है तो नीचे भी कुछ मीटर स्क्वायर ही आना चाहिए। तो अगर ऊपर लेंथ है नीचे लेंथ, ऊपर एरिया है तो नीचे स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इतना आप फॉर्मूला याद कर लो कि डीए बटे क्या चीज, आर स्क्वायर। क्लियर है ना? चलिए, है ना। यहां पे हम लोग यहां पे इसका यूनिट लिख देते हैं। क्या लिखा है बताइए? सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन, ओके। ये प्लेन एंगल है। पहले इसको उतार लीजिए, फिर उसको भी उतारिए, और चर्चा करेंगे उसमें, और आगे चर्चा करेंगे अभी, है ना। आइसक्रीम खाए हो ना, तो देख दो टॉर्च जब जलाते हैं ना तो कोन के जैसा रोशनी निकलती है 3D में, ऐसा चारों तरफ स्पेस में ऐसे। अगर टॉर्च को यहां जलाएंगे हम, सुनना सब ध्यान से, यहां से अगर जलाएंगे तो इस पे स्पॉट दिखाई देगा कि लाइन दिखाई देगा? तो एरिया नजर आएगा कि लाइन नजर आएगा? और दूर चले जाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा घट जाएगा? और दूर जाएंगे तो देखो यहां पे, इस यहां पर अगर एरिया लेते, इस जगह पर अगर एरिया लेता तो कितना बड़ा आता? यहां पे लिए तो और छोटा, यहां पे और इधर क्या हो जाएगा? और आगे। तो इसीलिए टॉर्च का लाइट कैसा जाता है? 3D में जाता है ना, 3D में जाता है ना। तो उसका एरिया कुछ एंगल बनाएगा वो। टॉर्च के बॉल पे ये स्पॉट क्या बनाएगा? कुछ एंगल बनाएगा। जैसे मान लो टॉर्च जलाया तुम, यहां पे एगो बना स्पॉट ऐसा, टॉर्च जलाए हम, यहां पे एगो ऐसा स्पॉट बना, और यहां पे टॉर्च है, ये वाला टॉर्च है ना। अब इस टॉर्च वाला एक पॉइंट पे ई वाला पूरा स्पॉट को एरिया बनाएगा, एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कैसे बनाएगा बताओ? क्या करेगा तुम? यहां से मिलाएगा? क्या करेगा? यहां से, यहां से, यहां से सब ऐसे ढेर सारा लाइन मिलाएगा ना, तो क्या बनेगा? एक पूरा कर्व ऐसा बनेगा ना। तो क्या बनेगा? ऐसा कोन बनेगा ना। तो उस कोन सॉलिड रहेगा, कोन 3D में है ना। तो 3D वाला कोन का नाम क्या है? उसी का नाम है कौन सी? समझ में आया? और 2D वाला कोन का क्या नाम है? प्लेन एंगल। और 3D वाला कोन का क्या नाम है? सॉलिड एंगल। और निकलता कैसे है? तुम लोग हेडिंग लगाया था गॉस थ्योरम का जी, अभी तो गॉस पहुंचा ही नहीं है गॉस थ्योरम। उसको तो लगता है कितना जल्दी सिलेबस खत्म कर देना है, हैं? तो ये सब तो को तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था हमको।
हो गया? अरे हुआ? स्टेरेडियन। तो बताओ तुम लोग मेरे को इसी का, बताओ जी, ये वाला देख, यहाँ पे एक सेक्शन है, इधर देख सब लोग। आइए बताओ कितना एंगल बना रहा है, तो लोग बताओ, बोलो। आइए क्या है, आइए इसकी वैल्यू बताओ। ds। अगर ये पूरा घुमा देगा चारों तरफ तो क्या बन जाएगा ये? सर्किल की स्फीयर। स्फीयर ना हो तो नेट एंगल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है ना, नेट एंगल इन कंप्लीट स्फीयर। तो बताइएगा आप लोग, डी ओमेगा, तो ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो इंडिकेशन करेंगे, किसका इंडिकेशन करेंगे? डी ओमेगा का। और डी ओमेगा कितना होता है बताइए? डी ओमेगा कितना होता है बउआ? ds बटे, तो लिखिए यहाँ पे ds बटा में, तो आर तो कांस्टेंट है ना हो, तो बाहर करिए, क्या बाहर आया? और यहां पे कितना आया? ds। हमें ओमेगा का वैल्यू निकालना है, ds आया, ये वाला ds यहां भी बनाइए, ऐसे यहां बनाइए, पूरा चारों तरफ घूम जाइए एकदम स्पेस में। कितना एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर। अरे पूरा स्फीयर करना जाएगा सरफेस एरिया, तो कितना जाएगा ये? 1 बटे आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, और इंटू में तो कितना आया एंगल? ओमेगा की वैल्यू कितनी आई? 4 पाई, मतलब 720 डिग्री। तो प्लेन एंगल 360 होता है, और सॉलिड एंगल कितना होता है? 720, यानी 4 पाई। देख यहां पे ध्यान से, सब अकबकाना नहीं, अकबकाना नहीं, इधर देख। एक ही एरिया वेक्टर और रेडियस वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, बोलो। अरे एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे हम? इसको इधर कंपोनेंट में क्या लिखेंगे? इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे, क्या लेंगे इसको? ds। तो सॉलिड एंगल क्या लिखेंगे यहां पे? सॉलिड एंगल बताओ। डी ओमेगा की जगह पर क्या लिखोगे? ds बटा में। इसका मतलब इसीलिए लिखे थे कि cos थीटा, तो इसको लिखो ds है ना, वेक्टर इंटू में r का यूनिट वेक्टर यहां पे डिवाइडेड बाई cos थीटा बटा में। तो बउआ ds तो कोई दिक्कत नहीं है, ds बटे आर स्क्वायर क्या हो गया? बाहर इधर कौन बचा हो? n डॉट इंटू, n डॉट किसका यूनिट वेक्टर? अरे n डॉट किसका यूनिट वेक्टर? एरिया का। अरे इसको ऐसे लिख सकता है ना, आए? तो n डॉट किसका है? एरिया का। और r का, इसको ऐसे लिख सकते हो, r वेक्टर का लिख सकते हो, r इंटू r का यूनिट वेक्टर, तो ये नीचे r स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, और ये कौन सी है यहाँ पे? यूनिट है कि नहीं है? तो इस ds का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना है? ds। हाँ, तो कैसे आया होगा? तो सर ऐसे होगा, ds तो हो गया मैग्नीट्यूड, r भी हो गया मैग्नीट्यूड, और क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा? एरिया का यूनिट वेक्टर इंटू, हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकता है तू लोग। देखो सर, ds रहने दीजिए, आर स्क्वायर भी रहने दीजिए सर, इसको लिखिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना? बोलो 1। अरे इतना काहे टेंशन ले रहा है? 1।
इसका मैग्नीट्यूड 1 ना जी, 1। और दोनों के बीच क्या एंगल, नहीं यही ना आया है बउआ यहाँ पे, देखो। तो हम लोगों को तो वेक्टर को तो अच्छे से पता करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर क्या है ना, कैसे लिखते हैं कंपोनेंट को। तो ध्यान रखना है ये सब चीज का, थोड़ा सा समझ में आएगा।